अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान स्टडीज़ मुताला पाकिस्तान नवाज़ हाशमी हाजिर है। आज के सेशन में हम पाकिस्तान के यानी इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान देखेंगे कि पाकिस्तान किन मसाइल का सामना करना पड़ा। यूँ तो उन मसाइल की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम उसमें से चंद को अपने मुताले में लाएंगे आज की सेशन में। सबसे पहला मसला जो हम पढ़ेंगे वो सरहदों की तयन का है, यानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जिस वक्त तकसीम हुए उस वक्त सरहदों की तयन में क्या मसला हुआ, क्या हेर फेर हुआ, जिसकी वजह से आज तक जो तनाज़ा बना हुआ है। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मुसलमानों ने पंजाब के साथ क्या सलूक किया गया, पंजाब में जो अक्सरियत थी उसको अक़लियत में कैसे तब्दील किया गया। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे मुहाजिरिन, यानी जो हिंदुस्तान से आने वाले जो लोग थे वो जब पाकिस्तान आए तो पाकिस्तान में क्या मसाइल बने और उनकी आबादकारी, उनके रिहाइश के इंतज़ाम किस तरह से किया गया, दीगर मामला क्या थे। उसके बाद चौथे नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि हिंदुस्तानी रियासतों का इल्हाक का मसला, यानी हिंदुस्तान की वो रियासतें जो कि एक बहुत बड़ी हैसियत रखती थी और जिनको इल्हाक का हक दिया गया था कि वो चाहें तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ जाएं, तो उन मसाइल के इस इल्हाक में उनको हक भी दिया गया लेकिन उन्हें रोका भी गया, तो क्या मसला था। पाँचवें नंबर पर हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदुस्तानी असासाजात की तकसीम, यानी हिंदुस्तान के जो असासे थे, जो तमाम रिसोर्सेज थे, हम मसाइल भी पढ़ते जाएंगे, कानूनी मसाइल भी पढ़ेंगे। आठवें पढ़ेंगे बहुत सीख चुके हैं। 1946 में रेड कैलिफ सर आए थे और सर रेड कैलिफ का जो जिम्मेदारी थी वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान सरहदों के तयन की थी। हिंदुस्तान की आज़ादी का जो एक्ट था उसमें भी कहा गया था कि पंजाब और बंगाल दोनों सूबों को दरमियान से तकसीम किया जाएगा, लेकिन इस तकसीम के लिए दो सरहदी कमीशन मुकर्रर होंगे और दोनों सरहदी कमीशन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के नुमाइंदे भी मौजूद होंगे और इसके अलावा गैर जानिबदार अरकान भी शामिल होंगे। और सर रेड कैलिफ को इसका बाइख्तियार भी बनाया गया था कि आपको इख्तियार हासिल है कि आप जिस तरह और जिन लोगों को मुंतखब करना चाहें, लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की नुमाइंदगी हो। पंजाब के सरहदी कमीशन में दीन मोहम्मद साहब और मोहम्मद मुनीर साहब को पाकिस्तान की तरफ से नुमाइंदगी का मौका दिया गया, जबकि मेहर चंद महाराज जी और तेजा सिंह साहब को हिंदुस्तान की तरफ से नुमाइंदगी का मौका मिला। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो तकसीम की गई, ये तकसीम ना हिंदुस्तान के हक़ में बेहतर थी ना पाकिस्तान के हक़ में बेहतर थी। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको कुछ इस तरह से इसकी एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि जो तकसीम की गई थी, हम बंगाल के तरफ की बात कर रहे हैं, बंगाल की तरफ जो तकसीम की गई वो तकसीम कुछ इस तरह से की गई, वो तकसीम इतनी गैर मुनसिफाना तकसीम थी कि तकसीम की इकाई यानी जो उसका ज़िला मुकर्रर किया गया था वो मरदमशुमारी के एतबार से गुरदासपुर मुस्लिम अक्सरियत का ज़िला था। अगर ये पाकिस्तान को दे दिया जाता तो मसला कश्मीर हरगिज़ पैदा ही ना होता। और एक और मसला इसके साथ ये था कि वो तमाम तर जगहें जहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा बेहतर हो रही थी वो तो पाकिस्तान के हक़ में आ गई। मैं अगेन बंगाल की बात कर रहा हूँ, वो तमाम जगह तो पाकिस्तान के हक़ में आ गई, लेकिन उन खेती बाड़ी के लिए जहाँ से पानी आना था वो तमाम तर जगहें हिंदुस्तान को दे दी गई। इस वजह से ना ये मुसलमानों के यानी पाकिस्तान के फेवर में आ सका, जबकि ना ये हिंदुस्तान के फेवर में आ सका। दूसरी हम बात करते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों का कत्लेआम। हिंदुस्तान के मुसलमानों का कत्लेआम क्योंकि जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग होने लगे तो यहाँ पे सिखों को एक मौका मिल गया कि वो अपनी तमाम तर भड़ास या अपनी तमाम तर नफ़रत का इजहार कर सकें। जैसे ही बरसगीर की तकसीम के मंसूबे का ऐलान हुआ, सिखों को इस बात की यकीन दहानी कराई गई कि उनके ख्वाबों को हकीकत में बदलने और ज़रब लगाने का मौका आन पहुंचा है। इस वजह से एक फ्रांसीसी जर्नल लिखते हैं, मैं उनके तहरीर आपको लिख के सुनाता हूँ। हमें यकीनी तौर पे इस बात का भी इल्म था कि सिखों की बदले की आग शुरू होने वाली है, ताहम हर चीज़ यौम आज़ादी यानी 15 अगस्त के बाद मुतवक्के थी, ना कि इससे कबल, क्योंकि इसके बाद ये यकीनी बात थी कि वसाइल की कमी बरतानवी अफसरों के फ़ौजी अज़ाइम को कमज़ोर कर देगी और वो सिखिस्तान की ताकत के मुकाबले, सिखिस्तान जिसको आज हम खालिस्तान के नाम से जानते हैं, सिखिस्तान की ताकत के मुकाबले में मजबूती और गैर जानिबदारी से ठहर नहीं सकेंगे। अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये जो सिखों का जो फैक्टर आ गया, इसकी वजह से या कितने मुसलमानों के कत्लेआम किस तरह हुआ, इसके लिए एक इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए लंदन टाइम्स में एक आर्टिकल जो कि लंदन टाइम के एक रिपोर्टर ने जलंधर से 24 अगस्त वाले दिन भेजा था, मैं वो पढ़ के सुना रहा हूँ। मशरक़ी पाकिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है ये दूसरी जंग अजीम से कई ज़्यादा हौलनाक है। ये वो राइटर कह रहा है, वो जिसने आर्टिकल भेजा, ये उस आर्टिकल के अल्फाज है। मैं एक दफ़ा फिर पढ़ता हूँ। मशरक़ी पाकिस्तान में जो कत्लेआम हो रहा है ये दूसरी जंग अजीम से कई ज़्यादा हौलनाक है।
مشرقی پنجاب کے قتل عام کے ذریعے سکھ اس علاقے کو مسلمانوں سے خالی کروانا چاہتے ہیں۔ روزانہ سینکڑوں کو چیر پھاڑ کیا جا رہا ہے، ہزاروں کو مغرب کی طرف فرار ہونے پہ، مغرب یعنی پاکستان کی طرف فرار ہونے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، مسلمان دیہات اور گھر بار کو نظر آتش کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اس دوسرے مسئلے کے بعد اب ہم آتے ہیں مہاجرین کی آباد کاری۔ مہاجرین کی آباد کاری میں بھی سکھوں کا ایک بہت بڑا عمل دخل تھا۔ سکھوں کا بہت بڑا عمل دخل اس وجہ سے تھا کیونکہ جہاں پر ہندوستان پاکستان کی تقسیم کی جا رہی تھی، وہیں پہ فرقہ وارانہ فسادات کو بھی آگ دی گئی، جس کی وجہ سے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان یہ تنازع پیدا ہو گیا۔ اب وہاں پہ سکھوں نے مسلمانوں کی جو ٹرینیں جو ہندوستان سے پاکستان کی جانب مسلمانوں کو لے کر آ رہی تھیں، ان پہ بھی مسلح حملے کرنے شروع کر دیے اور کئی ساری ٹرینوں کو قتل کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اور یہ آگ اس قدر پھیلی کہ ہندوستان سے آنے والے تمام تر قافلوں کو، جتنے وہ قافلے تھے، ان تمام میں سے جو قافلہ ان کے ہاتھ آتا، ان تمام قافلوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے۔ اور جب وہ ہندوستان کے وہ جو ہندوستانی یا جو مہاجرین جو پاکستان پہنچ سکے، پھر ان مہاجرین کو یہاں پہ سیٹل کرنا، ان کو روزگار، ان کو تعلیم، ان کو سر ڈھانپنے کے لیے چھت، پیٹ بھرنے کے لیے روٹی دینا، یہ بھی ایک بہت بڑے مسئلے کی صورت میں حکومت پاکستان کے سامنے آیا۔ ہندوستان کی وہ ریاستیں، ویسے تو جب ہم ہندوستان کی بات کرتے تو ہندوستان میں ٹوٹل ریاستوں کی جو تعداد تھی وہ 562 تھی، لیکن ان میں سے کچھ ریاست، اچھا یہ ریاستیں وہ ہیں جو انگریز حکومت کے برطانوی سامراج کے ماتحت تو تھیں، لیکن برطانوی سامراج کی حکومت یہاں پہ نہیں چلتی تھی، بلکہ راجہ مہاراجوں کی حکومت چلتی تھی، لیکن زیر اثر ضرور تھی۔ ان میں سے کچھ ریاستیں تو چھوٹی تھی، لیکن کچھ ریاستیں ان میں بہت بڑی بھی تھیں، جن میں حیدرآباد دکن کا نام آتا ہے، میسور اور کشمیر وغیرہ کا نام آتا ہے۔ اس وجہ سے ان کو یہ حق دیا گیا کہ یہ چاہیں تو اپنی مرضی سے یہ حق فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی الحاق کا حق رکھتے ہیں کہ وہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ لیکن تمام چھوٹی ریاستوں کو یہ حق دیا گیا، لیکن بڑی ریاستوں میں، جن میں ابھی میں نے نام بھی بتایا، جیسے حیدرآباد دکن ہے، جوناگڑھ ہے، کشمیر ہے، ان کا کوئی حتمی فیصلہ نہ ہو سکا، اور ان کا فیصلہ آج بھی ہندوستان پاکستان کے درمیان متنازع کا باعث ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک، بلکہ اسی ٹاپک کا اگلا حصہ ہے ہندوستانی اثاثہ جات کی تقسیم، یعنی وہ وسائل جن پہ پاکستان کا بھی اتنا ہی حق تھا جتنا انڈیا کا تھا، لیکن ہندوستان کی نہرو گورنمنٹ نے پاکستان کو پاکستان کے وسائل دینے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہمارے وسائل جو ہمیں ملنے تھے 100% میں سے 100% نہ مل سکے، بلکہ صرف 30% ہمیں وسائل ملے، جن کے اعداد و شمار مختلف جگہ پہ مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا پرسنٹیج لکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا جواب درست ہو جائے گا۔ اس کے بعد انتظامی مسائل پہ آتے ہیں، کیونکہ تمام تر چیزیں نئی، تمام تر لوگ جو تھے وہ غیر پیشہ ورانہ تھے، اس وجہ سے ابتدائی طور پہ انتظامی مسائل کا بہت زیادہ فقدان دیکھنے میں آیا، اور ابتدائی طور پہ جو لوگ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آ رہے تھے، ان کی آباد کاری، ان کو سیٹل کرنا، ان کی لائف کو بہتر کرنا یا ان کی لائف گزارنے کے انتظامات کرنا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لسانی مسئلے کی، آئینی مسئلے کی اب ہم بات کرتے ہیں۔ آئینی مسئلہ یعنی قانون بننے کی وجہ سے جو مسئلہ پیش آیا، کیونکہ کسی بھی ملک کے لیے قانون بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ملک میں آئین ہوگا تو وہ کس طرح کا آئین ہوگا، مذہبی ہوگا یا لادین ہوگا؟ اگر مذہبی ہوگا تو کون سا مذہب ہوگا، زبان کون سی سرکاری زبان ہوگی؟ اور اس طرح اس وجہ سے قائد اعظم نے 11 اگست 1947 کو اسمبلی کا بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے، اور پاکستان کی آئین کی تشکیل کے لیے کچھ پیچیدہ امور ثابت ہوئے، اور اسی طرح پاکستان کی پہلی قانون ساز اسمبلی کو بھی اپنے کام کی تکمیل کرنے میں ناکام رہی، اور 7 سال میں، اگلے 7 سال میں، یعنی پاکستان کا جو قانون بنا، اس پاکستان بننے کے 2 سال کے بعد قرارداد مقاصد لا کر کسی حد تک قانون ہند یعنی انڈین ایکٹ 1935 کو کام چلاؤ آئین کی صورت میں بنا دیا گیا، لیکن اس کے بھی 7 سال، یعنی کل پاکستان بن جانے کے 9 سال کے بعد پاکستان کا پہلا آئین وجود میں آتا ہے۔ لسانی مسئلہ، لسانی مسئلے کی روح میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، لسانی مسئلے کو تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ لسانی مسئلہ ہے کیا۔ لسانی مسئلے سے مراد زبان کا وہ مسئلہ جو کہ ہندوستان پاکستان کے تقسیم کے بعد پیش آیا۔ تقسیم کے بعد جب پاکستان کی قومی زبان اردو کو قرار دیا گیا تو اس کے بعد مشرقی پاکستان یعنی بنگال سے کافی ساری مزاحمت کا سامنا ہوا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تقسیم کے وقت زیادہ جو صوبہ متاثر ہوا وہ بنگال تھا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی، اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ بہت زیادہ آبادی جو تھی پاکستان کی ٹوٹل آبادی میں سے
55%, 55% आबादी जो थी वो बंगाल से ताल्लुक़ रखती थी और 45% आबादी मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थी। और उसमें से तकरीबन बिहारियों को अगर हटा के भी बात की जाए तो तकरीबन 50% जो लोग थे वो बंगाली थे। और जब उर्दू ज़बान को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया गया तो उर्दू ज़बान बोलने वाले पूरे पाकिस्तान में 3 से 4% थे। इस वजह से ये कहा गया कि 3 से 4% की ज़बान को पाकिस्तान के 50% की आबादी पे फ़ौक़ियत क्यों दी गई, लेकिन कायदे-ए-आज़म का ये फ़ैसला इस वजह से भी था ताकि अगर बंगाली को पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया जाएगा तो इसके बाद दूसरी ज़बानें यानी सिंधी, पख्तून ज़बान वगैरह भी इस बात का दावा करेंगी। इस वजह से एक ऐसी ज़बान को जो किसी सूबे से ताल्लुक़ नहीं रखती थी बल्कि तमाम मुसलमानों की ज़बान थी और तहरीक पाकिस्तान में एक अहम किरदार अदा किया था, उसको पाकिस्तान की कौमी ज़बान करार दिया गया। इसके बाद अब हम पहले नहरी पानी का मसला पढ़ते हैं, उसके बाद कायदे-ए-आज़म की वफ़ात पे आते हैं। नहरी पानी का मसला सबसे पहले हम बात करते हैं सूबा पंजाब। सूबा पंजाब को पंजाब कहा ही इसीलिए जाता है, इसका दुरुस्त नाम पंज आब यानी 5 दरिया। 5 दरिया इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 दरिया बहते हुए आते हैं और वो 5 दरिया जो बहते हुए आते हैं वो पाँचों के 5 दरिया हमारे पास कश्मीर से आते हैं। 3 मगरबी दरियाओं में जैसे चनाब आता है, जहलम आता है और इसके अलावा बयास है, सतलुज है, ये तमाम तर पाकिस्तान में आ रहे होते हैं और पाकिस्तान की इन्हीं की वजह से पाकिस्तान को एक बेहतरीन नहरी निज़ाम हासिल है। तो इस मुतनाज़े के बाद जब हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के 3 मगरबी दरियाओं पे भी कब्ज़ा करना चाहा तो इस वजह से 1960 में सिंध तास मुआहिदा हुआ जनरल अयूब खान की क़यादत में। और उसके बाद उसमें ये उस सिंध तास मुआहिदे में ये ऐलान किया गया कि 3 मशरक़ी दरियाओं पर हिंदुस्तान की हुकूमत होगी जबकि 3 मगरबी दरियाओं पे पाकिस्तान की हुकूमत होगी। इसको सिंतास मुआहिदा कहा जाता है, इसका जिक्र अपने पेपर में लाजमी कीजिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं कायदे-ए-आज़म की वफ़ात पर। 11 सितंबर 1948 को कायदे-ए-आज़म की वफ़ात होती है और कायदे-ए-आज़म की वफ़ात एक ऐसा नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान होता है जिससे पाकिस्तान में इतना बड़ा खिला पैदा हो जाता है जिसको आज तक मुकम्मल करना मुमकिन नहीं। यानी कायदे-ए-आज़म का कोई कोई भी जानशीन कायदे-ए-आज़म की उस जगह को पुर नहीं कर सकता और उसके बाद एक क़यादत का ऐसा फुक़दान पैदा हो जाता है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान जिस मकाम पे जाने के लिए जिस राह पे गामज़न था उससे कुछ लड़खड़ा जाता है और वो लड़खड़ा कुछ ऐसे जाता है कि उसके बाद पाकिस्तान के लिए संभलना किसी हद तक नामुमकिन हो जाता है। तो ये आज के लिए कुछ पाकिस्तान के इब्तदाई मसाइल थे। हमने तकरीबन कोई 8-9 हेडिंग्स पढ़ी। इन हेडिंग्स को अपने पेपर में खूबसूरती के साथ लिख कर अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। आज के लिए अस्सलाम वालेकुम।